जी, क्वेश्चन नंबर है 33, पेपर है 23 मई जून 11। जी, ऑसिलोस्कोप से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालनी है। हमें पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पर वोल्टेज होता है, एक्स एक्सिस पर टाइम होता है। पीक वोल्टेज का मतलब क्या होगा, ये देखें, जो वेव होती है उसकी मेन वाली जो लाइन होती है वहाँ से पीक तक की जो वोल्टेज होती है उसे हमें वी पी का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास जो पीक वोल्टेज होगी ये क्या होगी, देखना ये होगा कि नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं। देखें आप मेन से एक्सट्रीम तक कि देखें कितने डिवीजन्स हैं, 1 एंड 1 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिवीजन्स हैं, मल्टीप्लाई बाय वो वाई गेन। हमारे पास वाई गेन की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है। अच्छा, वाई गेन का मतलब क्या होता है, वाई गेन का मतलब है वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर करस्पॉन्ड्स टू 2 वोल्ट्स, यानी 1 सेंटीमीटर 2 वोल्ट्स को शो कर रहा है। आप देखें इस वेव ने वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 सेंटीमीटर कवर किए हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर के 2 वोल्ट्स हो गए, तो 2 सेंटीमीटर जो उसने कवर किए हैं, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर करस्पॉन्डली कितना हो गया, 4 वोल्ट्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है, हमें पता चल रहा है पीक वोल्टेज इतनी आ जाएगी। खैर हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कितनी आ रही हैं, हमारे पास 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। और वाई गेन क्या है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है 2 वोल्ट्स, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.0। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4.0 वोल्ट्स आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास पीक वोल्टेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया बी। बच्चों को ऑसिलोस्कोप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती, तो इसलिए मैं ऑसिलोस्कोप के क्वेश्चंस को ज़रा डिटेल में बता रहा हूँ और ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व कर रहा हूँ। जी, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। अच्छा, हमें अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में पता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो पीस ऑफ पेपर है वो भी रोक लेता है। देखें जी, हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, उसकी थिकनेस के बारे में जानना है। द डायग्राम शोज हाउ द थिकनेस ऑफ पेपर इज़ मेजर्ड यूजिंग मेजर्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। ठीक है, अब देखें, इफ़ द शीट इज़ टू थिक फ्यू बीटा पार्टिकल्स कैन रीच द डिटेक्टर। ये है सोर्स, ये है डिटेक्टर। इसका मतलब बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो पास होकर, पेपर से पास होकर डिटेक्टर तक पहुंचते हैं। अगर यहाँ पर अल्फ़ा होता ना, तो अल्फ़ा तो पेपर से पास ही नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को माइंड में रखते हैं। देखें, वाई आर बीटा पार्टिकल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर ऑल स्टॉप्ड बाय द पेपर। यस, बिल्कुल ठीक बात है, पेपर तो सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स को रोक देगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन बन गया। ठीक हो गया। दूसरे देख लेते हैं कि हमारे पास दूसरी ऑप्शन वैसे दी क्या गई है, पढ़ लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स मेक द पेपर रेडियो एक्टिव। ये भाई बात ही ठीक नहीं लग रही कि पेपर को कैसे रेडियो एक्टिव बनाएंगे वो। गैमा रेडिएशन इज़ ऑल स्टॉप्ड बाय पेपर। नहीं, गैमा रेडिएशंस तो पेपर के थ्रू पास हो सकती हैं, पेपर स्टॉप नहीं कर सकता गैमा पार्टिकल्स को, गैमा रेडिएशंस को। तो हमारे पास इसी ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन क्या कहा, गैमा रेडिएशन इज़ ओनली प्रोड्यूस्ड बाय सोर्सेज। ऐसा होता है कि सोर्सेज जो हैं वो सिर्फ गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस करें, नहीं, अल्फ़ा भी प्रोड्यूस करते हैं, बीटा प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी बात भी गलत है कि विद अ शॉर्ट हाफ लाइफ। और एक बात याद रखें, इंडस्ट्री में हम उन सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं कि जिनकी हाफ लाइफ कुछ साल की तो हो ना, ये बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ होगी तो हमें बार बार रेडियो एक्टिव सोर्स नया लाना पड़ेगा, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन लग रही है वो कौन सी है, ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन।